नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन, एक बार और, स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन। ठीक है, अब बात है कि स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन में क्या पढ़ना होता है हम लोग को। देखो इसमें क्या होता है, जैसे कोई रिएक्शन दिया हुआ है, अब कोई रिएक्शन दिया हुआ है उसमें किसी एक के बारे में दिया हुआ है, मोल या मास या वॉल्यूम। अगर मोल दिया हुआ है तो बहुत अच्छा बात, मास दिया हुआ है तो उससे भी हम लोग मोल निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है उससे भी मोल निकाल सकते हैं, वॉल्यूम दिया हुआ है एसटीपी पे उससे भी मोल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो किसी रिएक्शन में किसी एक के बारे में ये सब दिया हुआ है और किसी दूसरे के बारे में पूछ रहा हो तो हम लोग स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन के हेल्प से निकालते हैं। तो कभी भी अगर ऐसा है कि कोई रिएक्शन में एक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है दूसरे के बारे में पूछ रहा है तो स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन के हेल्प से निकालेंगे। ठीक है, तो स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन में हम लोग लिखेंगे क्या कि स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन के हेल्प से अगर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट पता हो तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बता सकते हैं, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पता हो तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बता सकते हैं। ये बात लिखने के लिए रहेगा, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि किसी एक के बारे में, मान लो कि एक रिएक्टेंट के बारे में पता है और दूसरा रिएक्टेंट के बारे में पूछ रहा हो तब भी स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लिखोगे इन स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ amount of product is done if amount of reactant is given and vice versa। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट दिया हुआ हो तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, और वाइस वर्सा मतलब अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ हो तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट निकाल सकते हैं। ये लिखने के लिए है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि कोई रिएक्शन में किसी एक के बारे में पता हो दूसरे के बारे में निकालना हो तो स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन की हेल्प से निकाल देंगे। तो लैंग्वेज याद नहीं रखेंगे, बस ऐसे ही लिखे हैं, सिंपली कंसेप्ट मेन दिमाग में रखेंगे कि कोई रिएक्शन में एक के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है दूसरे के बारे में निकालना है तो स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन की हेल्प से निकालते हैं। एक रिएक्शन ले लेते हैं जनरल, ए प्लस बी से सी प्लस डी। ठीक है, अगर तुमसे कोई पूछेगा कि रिएक्टेंट कौन है तो ये रिएक्टेंट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है ना। तो रिएक्टेंट कौन है, तो रिएक्टेंट है ए एंड बी। प्रोडक्ट कौन है, प्रोडक्ट हो गया सी एंड डी, प्रोडक्ट हो गया सी और डी। और स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब जो पीछे में रहता है ना वही हो जाता है स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे कैपिटल ए के पीछे, कैपिटल ए रिएक्टेंट हो गया, इसके पीछे क्या है, स्मॉल ए, तो यही हो गया स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ पे स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या हो गया, स्मॉल बी हो गया, यहाँ पे स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल सी हो गया, और यहाँ पे स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या हो गया, स्मॉल डी हो गया। तो यही होता है स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो कोई भी रिएक्शन लिखा हुआ है उसमें जो पीछे में रहता है ना उसी को क्या बोलते हैं, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। तो अच्छे से दिमाग में रखना है, कोई रिएक्शन है, कोई रिएक्शन में जो पहले रहता है उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, जो इस साइड में रहता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, और जो पीछे में रहता है उसको क्या बोलते हैं, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे अगर तुमको N2 + 3H2 से 2NH3 रिएक्शन कहीं लिखा हुआ है तो तुमसे कोई पूछेगा कि रिएक्टेंट कौन कौन है तो क्या बोलोगे, N2H2, प्रोडक्ट NH3, है ना। स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ N2 क्या होगा, तो इसके पीछे कुछ नहीं लगा हुआ है मतलब 1, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ H2 3, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ NH3 2। ठीक है, तो ये हो गया रिएक्टेंट
प्रोडक्ट स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब हम लोग देखते हैं कि भाई इसमें क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। अगर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट दिया हुआ है तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट निकालना है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट निकालना है, या अमाउंट ऑफ वन रिएक्टेंट दिया हुआ है अमाउंट ऑफ दूसरा रिएक्टेंट पूछ रहा है तभी भी स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन के हेल्प से निकाल सकते हैं। तो ये सब कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए ना हम लोग को एक चीज़ दिमाग में रखना होता है, जनरल रिलेशन दिमाग में रखना होता है कि क्या इसका रिलेशन है पूरे रिएक्शन के लिए, ठीक है ना, पूरे रिएक्शन के लिए क्या रिलेशन है। तो एक तो भाई सबसे पहले यहाँ पे ए देखना, तो लिखना मोल ऑफ ए, मोल को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, हाँ, मोल को ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोलते हैं। तो मोल ऑफ ए, अब बाई इसका पीछे में क्या है, स्मॉल ए, ये हो गया, इक्वल टू, हाँ, अब बी के लिए मोल ऑफ बी, अब बाई स्मॉल बी, इक्वल टू, अब सी के लिए मोल ऑफ सी, अब बाई स्मॉल सी, इक्वल टू मोल ऑफ डी, अब बाई स्मॉल डी। तो यही बात ध्यान में रखना होता है, कभी भी किसी के बारे में दिया हुआ है, किसी के बारे में निकालना है तो तुम जनरल रिलेशन लिख दो स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन का, क्या जो भी दिया हुआ है उसका मोल अब बाई उसके पीछे वाला जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, इक्वल टू फिर जिसका पूछ रहा है उसका मोल अब बाई उसके पीछे वाला स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो अभी तो हम लोग इस पूरे रिएक्शन के लिए जनरल रिलेशन लिखे हैं, उसलिए ही पूरा लिखे हैं, लेकिन अगर हम लोग से क्वेश्चन पूछेगा तो जिसके बारे में दिया हुआ है उसको लिखना है और जिसके बारे में पूछ रहा है उसको लिखना है, बाकी पूरा क्यों लिखने जाएंगे जी, अभी तो जनरल रिलेशन लिखे हैं उसलिए लिख दिए हैं, है ना। अच्छा, यहाँ पे अगर तुमसे कोई बोलेगा कि एन ए क्या है, तो एन ए क्या हो जाएगा, मोल ऑफ ए बोल दो या नंबर ऑफ मोल ऑफ ए बोल दो। आगे अंडरस्टूड है, एन बी क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, एन सी क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सी, एन डी क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ डी, ठीक है भाई। और जो पीछे वाला है वो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट वो नीचे डाला गया है। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन, देखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 ऑब्टेन्ड आफ्टर डिकम्पोजिशन ऑफ 4 मोल ऑफ क्या, KClO3, है ना। क्वेश्चन समझो कि क्या बोल रहा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 ऑब्टेन्ड, O2 बन रहा है, ऑब्टेन्ड मतलब बन रहा है, जो O2 बन रहा है उसका मोल पूछ रहा है ना। कब, जब 4 मोल KClO3 डिकम्पोज हुआ है, टूटा है तब। ये अच्छे से देख लोगे शांति से, ठीक ना, शांति से पूरा देख लेना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग अपने बनाना, ये देखोगे। तो KClO3 का डिकम्पोजिशन हुआ है तो क्या करोगे, KClO3 को तोड़ोगे, KClO3 को तोड़ोगे तो क्या बनेगा, तो एक तो पक्का ये बोले हुआ है कि O2 ऑब्टेन्ड हो रहा है, मतलब O2 तो पक्का बनेगा। तो O2 को छोड़ दिया जाए तो और क्या बचेगा, तो KCl बचेगा, तो KCl प्लस O2, ये लिख दिया। अच्छा देखो, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैलेंस रिएक्शन बहुत जरूरी है। अरे बैलेंस रिएक्शन नहीं करोगे तो पीछे वाला क्या आएगा वो तुमको कैसे पता चलेगा, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट पीछे वाला मोल कैसे आता है, जब बैलेंस करते हैं तभी तो आता है। तो बैलेंस रिएक्शन होना बहुत जरूरी है। ये तो सिंपल सोचने वाला बात है, कोई वहाँ लिखना ये वो कुछ मतलब नहीं है, सिंपली सोचने वाला बात है कि स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन से मोल ऑफ वो अब बाई उसका पीछे वाला, तब बाई उसका पीछे वाला कब आता है, बैलेंसिंग करने पे ही तो आता है जी, है ना। तो ये रिएक्शन तो लिख दिए, लेकिन अब इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। कोई कोई सोचता है बाई रिएक्शन कैसे लिखेंगे, अरे यार नहीं है टफ यार, तुम शांति से देखोगे ना अपने आ जाएगा, अपने धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते सब चीज़ ठीक हो जाएगा, इससे घबराया नहीं जाता है जी, है ना। तो क्या हो रहा है कि KClO3 का डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो KClO3 लिख दिए, और डिकम्पोजिशन मतलब तोड़ दिए, तो तोड़ दिए, एक तो O2 बोल रहा है और क्या बनेगा, तो KCl, तो KCl प्लस O2 लिख दिए। अब इसको बैलेंस कर देंगे, इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे O3 है, यहाँ पे O2 है, तो इसको 2 कर देंगे, इसको 3 कर देंगे। इससे क्या हो गया कि 6 ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पे भी 6 ऑक्सीजन हो गया, सेम हो गया। अब 2 KCl हो गया तो इसको 2 कर दो, ये बैलेंस हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 ऑब्टेन्ड आफ्टर डिकम्पोजिशन ऑफ 4 मोल ऑफ KClO3। KClO3 का कितना मोल दिया हुआ है, 4 मोल दिया हुआ है, ठीक। और किसका मोल पूछ रहा है तुमको, O2 का मोल पूछ रहा है। नंबर ऑफ मोल ऑफ O2, नंबर ऑफ मोल को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 पूछ रहा है। तुम देखे क्या पकड़े इसमें, कहीं बोले हुआ है कि स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन से बनाओ, है से बनाओ, नहीं, कुछ नहीं बोले हुआ है। तुम सिंपली देख रहे हो कि एक रिएक्शन में एक के बारे में दिया हुआ है, दूसरे के बारे में पूछ रहा है, सिंपली तुम लगा दो भाई, जिसका दिया हुआ है उसका मोल, तो मोल ऑफ KClO3 अब बाई इसके पीछे वाला 2 इक्वल टू जिसका निकालना है उसका मोल अब बाई इसके पीछे वाला 3 हो गया। मोल ऑफ KClO3 दिया हुआ है 4,
बाई 2 इक्वल टू मोल ऑफ O2 अब बाई 3। मोल ऑफ O2 को अकेले करो, मोल ऑफ O2 को अकेले करोगे 2 हो जाएगा, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 मोल, यही हो गया आंसर। तो मोल ऑफ KClO3 दिया हुआ है 4 मोल, मोल ऑफ O2 कितना हो गया 6 मोल, आ गया। कभी भी ना कोई रिएक्शन में एक के बारे में दिया हुआ है दूसरे के बारे में पूछ रहा है ना, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन का कंसेप्ट लगा दो। स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन का कंसेप्ट कैसे लगता है, तो जिसका दिया हुआ है उसका मोल बाई स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इक्वल टू जिसका निकालना है उसका मोल बाई स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, हो गया बात खत्म, निकल जाएगा इतना से। रिएक्शन लिखने के लिए अगर कोई को टेंशन आ रहा है कि रिएक्शन लिखना कैसे लिखेंगे, ये सब तो समझ में आ गया, रिएक्शन कैसे लिखेंगे मत टेंशन लो, आ जाएगा धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते। यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है O2 ऑब्टेंड होगा, मतलब O2 प्रोडक्ट में जाएगा, चला गया O2 प्रोडक्ट में। KClO3 डिकम्पोजिशन हो रहा है, मतलब टूट रहा है, मतलब KClO3 रिएक्टेंट में आएगा, रिएक्टेंट में KClO3 डर दिए। अब अपना से थोड़ा सा सोचना है कि अरे भाई O2 जब आया था क्या बचेगा, तो KCl लिख दिया, फिर बैलेंस करके बना दिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। Calculate mass of O2 required for complete combustion of 1 kg of methane. Mass of O2 required for complete combustion of 1 kg of methane. कौन जल रहा है, कंबसन हो रहा है ना, 1 kg मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है CH4, तो CH4 जल रहा है, CH4 जल रहा है, किसके प्रेजेंस में जलता है, O2 के प्रेजेंस में जलता है ना, O2 के प्रेजेंस में जलता है। और कोई भी मीथेन इथेन कोई भी जलता है तो बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। तो यार क्या बोल रहा है, कंबसन ऑफ 1 kg ऑफ मीथेन, तो मीथेन जला दिए तो O2 के प्रेजेंस में, तो क्या बन गया CO2 प्लस पानी। अब क्या किया हुआ है कि 1 kg ऑफ मीथेन, मीथेन का मास दिया हुआ है 1 kg है ना, और क्या पूछ रहा है, मास ऑफ O2 पूछ रहा है, O2 का मास पूछ रहा है, O2 का मास पूछ रहा है। क्या किया भाई, इसके बारे में दिया हुआ है, इसके बारे में पूछ रहा है, क्या करते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन लगाते हैं। स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन लगाने के लिए बैलेंस रिएक्शन जरूरी होता है, बैलेंस करना जरूरी होता है। अरे बैलेंस नहीं करेंगे तो बाई स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन कहाँ से करेंगे, तो पहले इसको बैलेंस कर लेंगे तब बनाएंगे, तब फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ C, यहाँ पे भी C, यहाँ पे 4H, यहाँ पे 2 ही है तो इसको 2 कर दिए, ठीक है। अब ऑक्सीजन 2 और 2 4, यहाँ पे 2 ही है तो 2, ये हो गया बैलेंस रिएक्शन। अब क्या करेंगे, हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला, मोल ऑफ CH4। कोई कोई अब देखो एकदम थोड़ा सा देखा चेंज, बस बदल गया, मास लिखने लगता है। अरे यार जो रिलेशन होता है स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन का वही तुमको लगाना होगा। तो तुमको मोल ऑफ CH4 का मास दिया रहे, चाहे वॉल्यूम दिया रहे, चाहे नंबर ऑफ पार्टिकल दिया रहे, कुछ भी दिया रहे, तुम मोल ही लगाओगे। अब उसके जगह पे फिर मोल का फॉर्मूला लगाओ ना, मास बाई मोलिकुलर मास बाद में, तो मोल ऑफ CH4। अब बाई इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 इक्वल टू किसका पूछ रहा है, O2 का, तो पहला CO2 लिखने जाओगे, H2O लिखने जाओगे, O2 का निकालो ना आराम से, तो मोल ऑफ O2। अब बाई इसका पीछे वाला स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 2। अब पॉज करके कोशिश करो ना अपने बना लेने का, उसके बाद फिर देखोगे तो अच्छा रहेगा, है ना। पहले पॉज करके एक बार अपने से इतना पर से सोचो कि कैसे बनेगा, उसके बाद देखना इधर। तो मोल ऑफ CH4 का क्या दिया हुआ है, मास। जब मास दिया रहता है तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई मोलिकुलर मास। अब मास ग्राम में रखना होता है, तो 1 kg है तो ग्राम में रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। अब बाई मोलिकुलर मास, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 2 गुना 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1, एटॉमिक मास भी 1, तो 4 का 4, तो 12 4 कितना 16। अब बाई 1 लिखे ना लिखे बात बराबर है, तो ये हो गया मास बाई मोलिकुलर मास, मोल। कोई कोई बस 1 kg धर के खूब धनाधन भागता है, अरे पगला तुमको मोल चाहिए, तुम मास अब भी kg में रख के जा रहे हो ने। अरे मोल का फॉर्मूला मास वाला सोचना होगा ना जी, मास बाई मोलिकुलर मास। अब बाई 1 लिखे ना लिखे बात बराबर है, इक्वल टू। चलो अब O2 का तुमको क्या चाहिए, मोल तो नहीं चाहिए, मास चाहिए। अगर मोल चाहिए होता तो ऐसा ही मोल ऑफ O2 लिख देते, लेकिन मास चाहिए तो मास वाला फॉर्मूला लगा दो, तो मास ऑफ O2 बाई मोलिकुलर मास। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16, 2 का कितना हो जाएगा 32, नीचे में 2 है तो फिर 2 दे दो। ये क्या किए, हम लोग को जो चाहिए उसके हिसाब से ना फॉर्मूला को चेंज करना होगा जी। मोल जानते हैं कि 3 फॉर्मूला होता है मोल का, पढ़े हुए हैं पीछे, तो जो चाहिए उसके हिसाब से फॉर्मूला ट्विस्ट करो, चेंज करो। मास चाहिए तो मास वाला डाल दिए,
वॉल्यूम चाहता था वॉल्यूम वाला डाल देते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला डाल देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब मास ऑफ O2 को अकेले कर दो, मास ऑफ O2 को अकेले करोगे तो 1000/16, आई उधर मल्टीप्लाई में जाएगा 32 इंटू 2, 16 से ही 2, 2 2 जार 4, तो 4000 ग्राम। इतना ग्राम में कितना ज़्यादा काहे बोलेंगे, सीधे 4 kg बोल देंगे क्या। 4000 ग्राम मतलब 22,000 ना केजी में करने के लिए, तो 22,000 मतलब 3 जीरो कट जाएगा, तो 4 kg ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट मास ऑफ CaO एंड CO2 विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 50 ग्राम ऑफ CaCO3। CaCO3 डिकम्पोज हो रहा है 50 ग्राम, तो CaO और CO2 बन रहा है, इसमें तो कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सब चीज़ दे दिया कि CaCO3 का डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो CaCO3 रिएक्टेंट साइड रख दो, और CaO और CO2 बन रहा है तो प्रोडक्ट साइड रख दो, और दोनों का मास निकाल दो। तो पॉज करके अपने से बनाओ, बना के और फिर सीधे आगे बढ़ा के आंसर मिला लेना। अगर मिल गया तो बहुत अच्छा बात, फिर आगे देखने लगना, नहीं मिला तो फिर बैक करके देख लेना क्या करोगे। तो CaCO3 का डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो क्या बन रहा है CaO और प्लस CO2 है ना, और क्या दिया हुआ है 50 ग्राम CaCO3 दिया हुआ है ना, और दोनों का मास पूछ रहा है, दोनों का मास पूछ रहा है, तो हम लोग दोनों का एक एक करके निकालेंगे, एक बार में थोड़ा ना निकाल देंगे जी, कोई कोई एक के बार में दोनों का निकालने लगता है, ना करना है इसे जी, ठीक ना, एक एक करके निकालना। तो क्या जानते हैं हम लोग, पहले बैलेंस करेंगे ना, स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन लगाने से पहले क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस करने के लिए CA1 CA1 C1 C1 O3 O1 और 2 3, ठीक है, बैलेंस है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मोल ऑफ CaCO3, अब बाई इसके पीछे वाला कुछ नहीं है मतलब 1 इक्वल टू मोल ऑफ CaO, अब बाई उसके पीछे वाला कुछ नहीं है मतलब 1, ये हो गया ठीक। अब CaCO3 का यहाँ क्या दिया हुआ है, मास, तो मास दिया रहता है तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई मोलिकुलर मास, तो मास रख देंगे 50 बाई मोलिकुलर मास, इस कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 1 का 16 होता है, 3 का 48 48, बाई 1 लिखो ना लिखो बात बराबर है, इक्वल टू ये हो गया मास, ये हो गया मोलिकुलर मास, मास बाई मोलिकुलर मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल होता है, बाई 1 लिखे ना लिखे बात बराबर। अब इधर में मोल ऑफ CaO का क्या पूछ रहा है, मास पूछ रहा है, तो क्या करेंगे मास ऑफ CaO, अब बाई मोलिकुलर मास, कैल्शियम का 40 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो ये 50 बाई ये सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 इक्वल टू मास ऑफ CaO बाई 56, मास ऑफ CaO को अकेले कर दो, मास ऑफ CaO को अकेले करो तो 50 से ही 100 बार में कटेगा, लिख दो एक बार जब ही काट देंगे फाइनली, 50/100 इंटू 56, 50 से ही 2 बार में कटेगा और 2 से ही कितना हो जाएगा 28, तो 28 ग्राम, यही हो गया आंसर। ठीक है भाई, ये मास ऑफ CaO आ गया, मास ऑफ CaO 28 ग्राम आ गया। अब मास ऑफ CO2 निकालना है, तो मास ऑफ CO2 निकालने का दो तरीका है, एक तरीका कि ऐसा ही मोल ऑफ CaCO3/1 इक्वल टू मोल ऑफ CO2/1, इस तरह से करके निकाल लो। दूसरा जो शानदार है, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन ऑलरेडी पहले पढ़े हुए हैं, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में क्या पढ़े हुए हैं कि मास ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, मतलब जितना मास रिएक्टेंट का उतना ही मास प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट में एक का मास CaO का मास कितना है 28 ग्राम, तो CO2 का निकालना है तो 50 माइनस 28 करेंगे तो नहीं आ जाएगा CO2 का, तो इस तरह से कर सकते हैं। तो क्या करेंगे मास ऑफ, नाउ मास ऑफ CO2 इक्वल टू क्या करेंगे, ये टोटल का 50 है, अब माइनस मास ऑफ CaO का मास कितना है 28 है ना, तो कितना हो जाएगा 22 ग्राम, 22 ग्राम। ठीक है भाई, तो मास ऑफ CaO भी आ गया, मास ऑफ CO2 भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको अभी पॉज कर दो, इसको क्वेश्चन भी नहीं सुनो पढ़ते हुए, पॉज कर दो, अपने से क्वेश्चन पढ़ो समझो बनाओ, बन जाएगा तो ठीक, नहीं बने तो फिर इधर देखना। हाउ मेनी ग्राम ऑफ Fe2O3 इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग 18 ग्राम ऑफ FeO विथ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। Fe2O3 इज फॉर्म्ड मतलब बन रहा है, तो Fe2O3 बन रहा है कब, जब FeO एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है तब, तो FeO ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है तो क्या बन रहा है Fe2O3, ये बन रहा है।
यहाँ पे 2 Fe है तो 2 कर दिए। अब 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है, इधर में 3 ऑक्सीजन है, ये लोचा फंसाया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे भाई कि इधर 2 ऑक्सीजन है और इधर 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे अगर हाफ कर देंगे तो हाफ इंटू 2 1 हो जाएगा। तो 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, इधर भी 3 ऑक्सीजन हो गया, Fe भी सेम हो गया, है ना। तो ऐसे किया जा सकता है। और कोई कोई बोलता है कि सर ऐसा नहीं कर सकते हैं क्या कि यहाँ पे 4 कर देते हैं, यहाँ पे सीधे O2 कर देते हैं, यहाँ पे 2Fe2। अरे बिल्कुल कर सकते हैं, अरे दोनों बात सेम है यार। बैलेंसिंग मतलब एटम सेम करना है, तुमको नौटंकी थोड़ा ना करना है, करो कैसे भी करके, ठीक है ना। अब अभी यहाँ पे भी तो कर सकते हैं, नीचे में बाई 2 आया है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरा में तो 2 खत्म हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4FeO प्लस O2 ऐसे 2Fe2O3 हो जाएगा। तो बैलेंस तो कैसे भी अगर ऐसे भी करेंगे तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो हम लोग पहले देखे ना यहाँ पे कि Fe 1 था और यहाँ पे 2 था, तो 2 कर दिए। अब 2 कर दिए तो बार बार काट कूट तो नहीं ना करेंगे जी, बस अब सोच लिए कि 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, इधर में 3 ऑक्सीजन था। तो फिर इसको तो तुम इन्होंने नहीं कर सकते थे, इसीलिए इसी को 1 बना दिए कि 2 और 1 क्या हो गया, 3 हो गया। चलो बैलेंस हो गया। अब क्या करेंगे भाई, हाउ मेनी ग्राम ऑफ Fe2O3 इज फॉर्म्ड। Fe2O3 का पूछ रहा है, कब, 18 ग्राम FeO यूज हुआ है तब। क्या इसका दिया हुआ है, इसका पूछ रहा है, स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन लगा देंगे। मोल ऑफ FeO बाई 2 इक्वल टू मोल ऑफ Fe2O3 बाई 1, ठीक है। तो मोल ऑफ FeO कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 18 बाई मोलिकुलर मास करना होगा ना, मास बाई मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास आयरन का एटॉमिक नंबर 26, 2 गुना करो 52, लेकिन होता है 56, ये पीछे ऑलरेडी याद करवाए हुए हैं। तो 56 प्लस ऑक्सीजन का 16, नीचे में 2 है तो इंटू 2 कर दिए ये पूरे में, इक्वल टू मोल ऑफ Fe2O3। मोल ऑफ Fe2O3 का क्या पूछ रहा है यहाँ पे, हाउ मेनी ग्राम ऑफ Fe2O3 मतलब मास पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, मास ऑफ Fe2O3 अब बाई मोलिकुलर मास। तो एक आयरन का 56 56, तो 2 का 112 प्लस एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 का 48 मतलब 48, ठीक है। चलिए तो 18 बाई 2 इंटू 56 और 6 62 और 10 72, ठीक। इधर में मास ऑफ Fe2O3 बाई 112 और 48, 112 और 8 120 और 40 160। मास ऑफ Fe2O3 अकेले कर दो, मास ऑफ Fe2O3 अकेले करोगे क्या हो जाएगा, 18 बाई 2 इंटू 72 इंटू 160 160, 18 से ही 4 बार में है ना, 4 से 40 और 2 से ही 20, तो कितना आ गया 20 ग्राम। तो मास ऑफ Fe2O3 कितना आ गया 20 ग्राम। तो नेक्स्ट हेडिंग लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएक्टेंट। पहले समझते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएक्टेंट क्या होता है। तो रिएजेंट और रिएक्टेंट पहले देखते हैं कि क्या होता है। दोनों सेम होता है, रिएक्टेंट इस साइड वाला ना, अब प्रोडक्ट इस साइड वाला, दोनों सेम होता है। रिएक्टेंट बोलो या रिएजेंट बोलो बात सेम, हल्का सा फर्क है। क्या फर्क है, तो वैसा रिएक्टेंट जो कम मात्रा में यूज हो उसी को रिएजेंट बोलते हैं। एक बार और, वैसा रिएक्टेंट जो कम मात्रा में यूज हो उसी को क्या बोलते हैं, रिएजेंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं इसको। कभी भी होम्योपैथी का दवाई लेने जाते होंगे तो देखते होंगे कि एक पहले डब्बा में डॉक्टर साहब बुनिया भर के रख ले रहते होंगे, और जो भी अपना प्रॉब्लम बताते होंगे कि ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उसका क्या करते होंगे कि ड्रॉप निकालते होंगे, इधर से रखते होंगे, और ड्रॉप रख के फिर ऐसे ऐसे मिला के दे देते होंगे। तो ये जो ड्रॉप रखे ना, यही हो गया रिएजेंट, कम मात्रा में रखते हैं। आई पहले से जो बुनिया है ना वो हो गया रिएक्टेंट। आई दोनों को मिल गया ना तो क्या हो गया, वो प्रोडक्ट हो गया। क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो ड्रॉप भी रिएक्टेंट है, बुनिया भी रिएक्टेंट है, दोनों रिएक्टेंट है।
लेकिन बुनिया को क्या बोल रहे हैं, रिएजेंट बोल रहे हैं, क्योंकि वो कम मात्रा में यूज हुआ। ठीक है, तो रिएजेंट मतलब यही रिएक्टेंट ही होता है, रिएजेंट और रिएक्टेंट में कोई फर्क नहीं है, रिएक्टेंट ही होता है, बस कम मात्रा में यूज होता है, उसीलिए रिएजेंट बोलते हैं। क्लियर, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है और एक्सेस रिएक्टेंट क्या होता है। तो वैसा सब्सटेंस जो कंप्लीटली प्रोडक्ट बनाने में पार्टिसिपेशन हो जाए, उसका पूरा पूरा खत्म हो जाए प्रोडक्ट बनाने में, उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। और वैसा रिएक्टेंट या वैसा सब्सटेंस जो प्रोडक्ट बनने के बाद भी कुछ बचा रह जाए, उसको बोलते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। एक्सेस नाम से लग रहा है कि बहुत ज्यादा, तो पूरा प्रोडक्ट बनवा दिया अतइयो कुछ बच गया तो हो गया एक्सेस रिएक्टेंट, और पूरा का पूरा खर्च हो गया तो वो हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर है, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जो खत्म हो जाए, पूरा प्रोडक्ट बनवा दे, है ना, वो लिमिटिंग रिएजेंट। और जो रिएक्शन होने के बाद भी बच जाए उसको एक्सेस रिएक्टेंट। तो लिखते हैं नीचे में लिमिटिंग रिएजेंट का, the reactant which consumed first and limits the amount of product formed is called limiting reagent which consumed first, मतलब प्रोडक्ट बनाने में पहले खर्च हो जाए, एक्सेस रिएक्टेंट तो बचा रह जाएगा, ये पहले खर्च हो जाएगा और यही पार्टिसिपेट करेगा पूरा प्रोडक्ट बनाने में, है ना, तो लिमिटिंग रिएजेंट। अब एक्सेस रिएक्टेंट, द रिएक्टेंट विच इज लेफ्ट ओवर, लेफ्ट ओवर मतलब बच जाना, है ना, लेफ्ट ओवर at the end of reaction, at the end of reaction is called excess reactant। ठीक है भाई, तो वैसा रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट बनने के बाद भी बचा रह जाए उसी को क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएक्टेंट बोलते हैं। ये तो हो गया कि भाई लिमिटिंग रिएजेंट किसको बोलते हैं, एक्सेस रिएक्टेंट किसको बोलते हैं। एक बार थोड़ा सोच लोगे, खाली देख रहे हो तो ये अच्छा बात नहीं है, थोड़ा सोचना भी चाहिए कि क्या पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं वो क्या है ना। तो लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएक्टेंट पढ़ रहे हैं, क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट, जो रिएक्टेंट के प्रोडक्ट बने उसमें पूरा खत्म हो जाए तो लिमिटिंग रिएजेंट। एक्सेस रिएक्टेंट प्रोडक्ट बने उसके बाद भी बच जाए इधर कुछ रिएक्टेंट, उसी को क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएक्टेंट। ठीक है, ये तो क्या होता है ये समझ लिए। अब देखते हैं कि क्यों पढ़ते हैं लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएक्टेंट, क्यों पढ़ते हैं। तो देखो भाई, अभी स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन देख रहे थे, उसमें क्या देखे थे कि किसी रिएक्शन में एक के बारे में दिया हुआ है, दूसरे के बारे में पूछ रहा है, तो स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन लगा देते हो। अब तुम सोचो कि कोई रिएक्शन दिया हुआ है, उसमें किसी दो के बारे में दे दिया हो और अलग अलग वैल्यू दे दिया है, और तीसरे के बारे में पूछ रहा हो, तो कैसे निकालोगे यार। सेम वैल्यू है तो चलो ठीक है कर लेंगे, लेकिन डिफरेंट वैल्यू दे दिया रहे तब क्या करेंगे। यहीं पे जरूरी पड़ता है लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएक्टेंट का। कभी भी एक रिएक्शन में दो का वैल्यू दे दिया रहे, तीसरे का पूछे ना, तो तुम क्या करो, लिमिटिंग रिएजेंट पहचान लो। अभी पहचानना बताएंगे, अभी तो ये देख रहे हैं ना कि क्यों पढ़ते हैं लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएक्टेंट। तो तुम क्या करो, लिमिटिंग रिएजेंट पहचान लो, जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसी से स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन का रिलेशन लगाओ प्रोडक्ट के लिए। एक्सेस रिएक्टेंट से मत लगाओ, एक्सेस रिएक्टेंट तो बचा रह जाएगा, तो कैसे उससे तुम लगा सकते हो, जो पूरा खर्च हो जाएगा उससे ना लगाएंगे जी। तो कभी भी अगर कोई रिएक्शन में दो के बारे में दे दिया हुआ है, तीसरे के बारे में पूछ रहा है, तो सबसे पहला काम यही बनता है कि लिमिटिंग रिएजेंट पहचाने।
और जैसे ही लिमिटिंग रिएजेंट पहचान लेंगे तो लिमिटिंग रिएजेंट वाले से रिलेशन लगा देंगे, इसका निकल जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट एक्सेस रिएक्टेंट क्यों पढ़ते हैं, ये हो गया। क्या होता है ये देखें, क्यों पढ़ते हैं ये हो गया। अब कैसे पहचानते हैं लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएक्टेंट, तो देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, Na2CO3 प्लस HCl। ये बड़ी फेमस है, 10 क्लास में खूब आता है ये रिएक्शन। अगर बाय द वे कोई को नहीं आता है, ठीक, तभी भी देखोगे ध्यान से आ जाएगा। अभी Na2CO3 प्लस HCl क्या प्रोडक्ट बनाएगा, तो इसका Na, इसका Cl क्या बना लेगा, NaCl प्लस, कभी भी कार्बोनेट रहता है ना भाई, तो कार्बोनेट रहता है ना तो H2O प्लस CO2, क्या H2O प्लस CO2, तो H2O बनाएगा और प्लस CO2 बनाएगा, ये हो गया। कभी भी कार्बोनेट से रिएक्शन होना था H2O प्लस CO2, तो Na2CO3 प्लस HCl क्या सोच लिए, NaCl प्लस H2O अब प्लस कथी CO2, ये रिएक्शन लिख दिए। ठीक, अब इसमें ना तुमको मोल बोले ना कि लिमिटिंग रिएजेंट एक्सेस रिएक्टेंट का कंसेप्ट कब लगाते हैं, तो जब दो के बारे में दे दिया हुआ है, तीसरे के बारे में पूछ रहा हो। तो मान लो इसका तुमको गिवन मोल 6 मोल दे दिया है और इसका 4 मोल दे दिया है, ठीक है, और तुमसे किसी के बारे में इधर में पूछ रहा हो, CO2 के बारे में या किसी के बारे में पूछ रहा हो, तो भाई तुम कैसे किससे निकालोगे, इससे किससे सोचना ना होगा जी। लिमिट तो क्या पहचानेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट पहचानेंगे। तो वही लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पहचानते हैं देख रहे हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट पहचानने का बड़ी सिंपल मेथड, मोल अब बाई उसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, फिर से एक बार, मोल अब बाई उसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइड कर दो, और जिसका डिवीजन मिनिमम आ जाए वही लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, वही लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। मोल बाई स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट कर दो, जिसका डिवीजन मिनिमम आ जाए उसी को क्या बोल दो, लिमिटिंग रिएजेंट बोल दो। अरे भाई, तो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट करने के लिए रिएक्शन बैलेंस ना करना होगा जी। स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट पीछे कैसे आएगा, जब बैलेंस करेंगे तभी ना। तो पहले हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। ये नहीं कि सीधे 6/1 4/1, अरे यार ऐसा नहीं जी, पहले बैलेंस एक बार देख लेंगे कि बैलेंस है कि नहीं। अगर रहेगा तो बिल्कुल करेंगे, नहीं रहेगा तो फिर बैलेंस जो पीछे आएगा वो ना रखोगे, तो बैलेंस देख लोगे। Na 2 है, इधर कितना है, 1 है, तो ये 2 हो गया। C1 इधर भी 1, O3 यहाँ पे देखो, O1 और 2 3, यहाँ पे H1 यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे 2Cl हो गया, बैलेंस हो गया रिएक्शन। अब बैलेंस हो गया, अब हम लोग क्या पहचान रहे हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। तो सीधा जो मोल दिया रहा है अब बाई स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, अगर कभी मास दिया रहता तो मास बाई मोलिकुलर मास करके मोल निकालते हैं, तब बाई स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट करते हैं। तो यहाँ पे मोल दिया हुआ है 6, अब बाई स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसका पीछे कुछ नहीं है मतलब 1, और यहाँ पे मोल दिया हुआ है 4, अब बाई स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट पीछे में 2, तो ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 6, तो ये 2 आ गया, इसका मतलब ये मिनिमम आ गया है ना, कम आ गया ना, इसका डिवीजन 6 आया, इसका डिवीजन 2 आया, ये मिनिमम आया, इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट, या पूरा ही लिख देते हैं, ठीक, लिमिटिंग रिएजेंट जिसका डिवीजन मिनिमम आया वही लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। मतलब HCl क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। कोई कोई 2HCl बोलता है, मत बोलना यार, अरे 2 तो यार बैलेंसिंग के लिए लगाए हो ना, सीधे HCl बोलोगे। रिएक्टेंट का भी सुने हो क्या, 2N2, यार रिएक्टेंट N2 होगा, अगर N2 + 3H2 से 2NH3 लिखा हुआ है तो रिएक्टेंट N2 होगा, H2 होगा, प्रोडक्ट NH3 होगा, ठीक है ना। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया, HCl हो गया। और अगर एक्सेस रिएक्टेंट देखेंगे तो एक्सेस रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, Na2CO3 हो जाएगा, एक्सेस रिएक्टेंट Na2CO3। कभी कभी तो सिर्फ इतना ही पे क्वेश्चन पूछ देता है, तुमको वैल्यू दे देगा, बोलेगा बताओ कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन एक्सेस रिएक्टेंट है, इतना ही पे क्वेश्चन। इवन अपना NCERT में भी है, 5-6 को पार्ट पूछे हुआ है क्वेश्चन में, वैल्यू दे दिया हुआ है, बताया हुआ है, बोलो कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, पहचानो, सीधा मोल बाई स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ पे डायरेक्टली मोल दिया होता था, मोल बाई स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट कर रही है। अगर मोल नहीं दिया रहेगा तो पहले मोल निकाल लेंगे,
जो भी अगर मास दिया हुआ है तो मास बाई मोलिकुलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ था नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई एवोगैड्रो नंबर, वॉल्यूम दिया हुआ था वॉल्यूम बाई 22.4 एसटीपी पे। अब वो करके मोल निकाल लो, अब बाई उसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट पीछे वाला कर दो, डिवीजन मिनिमम आ जाए तो हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। अरे सर इतना करने का क्या जरूरी था, ये तो पहले हूँ ये कम में था तब बोल देते। अरे मत करो ना, इसे कंसेप्ट सीखो ना। अगर ये 4 एन कर देते, ये 6 उन्ने कर देते, तब भी तो ये 4 एन था, ये 4 आता, 4/1 4 आता, और 6/2 3 रहता, तभी भी तो ये मिनिमम होता, यही लिमिटिंग रिएजेंट होता। तब उस केस में तुम क्या करते, तो फिर बोलते कि सर 4 एन है इसको कर दीजिए, नहीं। तो यही कंसेप्ट है लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएक्टेंट पहचानने का, कि मोल बाई स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट कर दीजिए, जिसका डिवीजन मिनिमम आए वही लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अगर स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन लगाना होगा, अगर इधर में कोई का निकालना होगा, तो एक्सेस रिएक्टेंट से नहीं लगाएंगे, लिमिटिंग रिएजेंट से स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन लगाएंगे। मतलब अगर मान लो कि CO2 का तुमको कुछ भी पूछ रहा है, तो तुम क्या करोगे, मोल ऑफ HCl, लिमिटिंग रिएजेंट HCl है ना, तो मोल ऑफ HCl बाई 2 है ना, इक्वल टू मोल ऑफ CO2 बाई 1। अब बस उसके बाद तो जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो क्या बोले हुए हैं, 6 मोल ऑफ Na2CO3 रिएक्ट विथ 4 मोल ऑफ HCl सॉल्यूशन, फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस एट STP। Na2CO3 में क्या मिला दिया है, HCl मिला दिया है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अभी सिखाए हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaCl है ना, और कार्बोनेट है तो H2O और प्लस कथी CO2, ठीक है, ये रिएक्शन हो गया। अब जिसके जिसके बारे में दिया हुआ है उसके नीचे लिखो, और एकदम स्टेप बाय स्टेप अपने से पॉज करके बना लो, फिर इधर देखना, ठीक है। तो Na2CO3 के बारे में कितना दिया हुआ है, 6 मोल, HCl के बारे में 4 मोल, और किसके बारे में पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ CO2 पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ CO2 पूछ रहा है। देखो इस पूरे रिएक्शन में 2 के बारे में दे दिया, तीसरे के बारे में पूछ रहा है। कभी भी ऐसा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही तो स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन नहीं लगा देंगे जिससे मन करे उससे, तो लिमिटिंग रिएजेंट पहचानते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट पहचानने के लिए क्या सिखाए हुए हैं, मोल बाई स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट बैलेंस रहेगा तभी तो आएगा, तो बैलेंस कर देंगे Na2, तो इधर में 2 इधर में 2, ये हो गया बैलेंस। अब मोल 6 अब बाई स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसके पीछे कुछ नहीं है तो 1, इधर में मोल 4 अब बाई स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, तो ये कितना हो गया 2, ये हो गया 6, ये हो गया मिनिमम। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा, HCl, लिमिटिंग रिएजेंट HCl। कोई कोई यहाँ पे नीचे में एक्सेस रिएक्टेंट भी लिख देता है, क्यों लिख रहे हो यार, तुमको पिछले पहचानने का सिखा रहे थे पहले, उसलिए लिखे थे कि लिमिटिंग रिएजेंट है एक्सेस रिएक्टेंट है। अभी तो तुमको लिमिटिंग रिएजेंट से काम करना है, क्यों नौटंकी करोगे एक्सेस रिएक्टेंट लिख के, लिमिटिंग रिएजेंट लिखे ना, बस अब लगा दो रिलेशन। HCl से निकालेंगे, Na2CO3 से नहीं निकालेंगे CO2 का, क्योंकि ये तो पूरा खर्चे नहीं हुआ होगा, जब खर्चा नहीं होगा तो कैसे निकाल दें इससे, तो HCl से कैसे निकालेंगे, मोल ऑफ HCl बाई इसका पीछे वाला कितना 2 इक्वल टू मोल ऑफ CO2 बाई उसके पीछे में कुछ नहीं है मतलब 1, ठीक है। अब HCl का मोल कितना दिया हुआ है 4, नहीं कोई कोई 2 रख देता है, नहीं यार जो तंका होश में रहना है, ठीक ना, तो 4, तो ये रख दिए 4 बाई 2 इक्वल टू मोल ऑफ CO2 का तुमको मोल निकालना है, नहीं वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम वाला फार्मूला जानते हैं ना मोल का, वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP बाई 22.4 लीटर, तो क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ CO2 अब बाई 22.4 लीटर, ये लिख दिए। अब बाई 1 लिखो ना लिखो बात बराबर है, अब वॉल्यूम ऑफ CO2 को अकेले करोगे आंसर आ जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 इक्वल टू 4/2 2 हो जाएगा इंटू 22.4 44.8 लीटर, यही हो गया आंसर, ठीक है भाई। कभी भी कोई रिएक्शन में 2 के बारे में दे दिया हुआ है, तीसरे के बारे में पूछ रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट पहले पहचानो, उससे निकाल दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, पॉज करके बना दो, बन जाएगा, बहुत इजी है, बहुत इजी है, पॉज करके अपने से बनाओ, सीधे आंसर मिलाओ, ठीक रहेगा। Na2CO3 रिएक्ट कर रहा है HCl से, क्या बनेगा NaCl प्लस H2O
प्लस CO2। Na2CO3 का 4 मोल दिया हुआ है। कोई कोई केनहू लिख देता है, नहीं एक नीचे लिखना जी, तब ना पता चल रहा है कि अरे ये Na2CO3 केनहू केनहू से ही स्टार्ट हो जाएगा वो है। चाहे 4 मोल इतना बड़का ना लिख लेगा कि Cl का उन्हें नाना करने लिख देगा। तो थोड़ा ध्यान रखना है इस सब बात का, जिसका लिख रहे हैं उसके सामने रहना चाहिए कि समझ में आए कोई को देखने, हाँ ये ठीक है। तो Na2CO3 का 4 मोल, HCl का कितना दिया हुआ है 6 मोल, लिख दिए 6 मोल, ठीक। और फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस, CO2 का वॉल्यूम पूछ रहा है, ठीक। ये क्या करते हैं, कभी भी 2 के बारे में दिया रहता है, तीसरे के बारे में पूछ रहा होता है तो क्या करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट पहचानते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट पहचानने के लिए मोल बाई स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट करना होता है। स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकालने के लिए बैलेंसिंग करना होता है। तो बैलेंस करेंगे तो इधर 2 हो गया बैलेंस, तो यहाँ 4/1, यहाँ पे 6/2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। अभी भी यही मिनिमम है। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा, HCl, ठीक है भाई। तो उसका रिलेशन जो लगाएंगे HCl से लगाएंगे, तो मोल ऑफ HCl बाई 2 इक्वल टू मोल ऑफ CO2 बाई 1। HCl का कितना दिया हुआ है मोल, 6/2 इक्वल टू मोल ऑफ CO2। CO2 का वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट HCP बाई 22.4 लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 बाई 22.4 लीटर। बाई 1 लिखो ना लिखो बात बराबर है। वॉल्यूम ऑफ CO2 को अकेले कर दो, वॉल्यूम ऑफ CO2 को अकेले करो, 6/2 कितना आ जाएगा, 3 इंटू 22.4, 3 4 जार 12, 1 3 2 जार 6, 1 7, 3 2 जार 6, 67.2 लीटर। आंसर हो गया, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार है, हाँ अच्छे से पढ़ो बनाओ, अच्छा लगेगा, सीखने को कुछ मिलेगा नया। पॉज करके पहले बनाओ ही, अगर कहीं पे लगे ना कि फंस गए तब देख लेना आगे का, ठीक। और लगे कि बन जाए तो बना दो। 3 मोल ऑफ Na2CO3 रिएक्ट विद 6 मोल ऑफ HCl सॉल्यूशन, फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस्ड एट STP। सबसे पहला काम रिएक्शन, तो Na2CO3 किसके साथ, HCl के साथ मिल रहा है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ठीक। यहाँ 2 Na बैलेंस कर दिए, 3 मोल दिया हुआ है Na2CO3 का, और HCl का 6 मोल दिया हुआ है, ठीक है भाई ये। और CO2 का वॉल्यूम पूछ रहा है, CO2 का वॉल्यूम पूछ रहा है, 2 का दिया हुआ है, तीसरा का पूछ रहा है। लिमिटिंग रिएजेंट पहचानेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पहचानते हैं, 3 इसको पहले ही बैलेंस कर लिए हैं, तो 1 इधर में 6/2, ये कितना आ जाएगा 3, ये भी 3। लो लोचा फंसा। अभी जितना भी देखते थे सब में क्या करते थे कि जिसका मिनिमम आ जाता था उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोल देते थे। यहाँ पे तो यार दोनों का सेम आ जा रहा है, तो किसको लिमिटिंग रिएजेंट, सर दोनों को बोल दीजिए। ऐसा थोड़ा ना होता है यार, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे किसी को लिमिटिंग रिएजेंट नहीं बोलेंगे, दोनों रिएक्टेंट है, दोनों रिएक्टेंट है, कोई से भी बना दो आंसर सेम आ जाएगा। तुम इससे बना दो तभी भी आंसर सेम, इससे बना दो तभी भी आंसर सेम। अरे सर पहले ही काहे नहीं कर दिए, क्यों पहचानने गए, अरे यार पहले कहाँ पता था यार, सपना में थोड़ा ना आ जाएगा, हाँ एक क्वेश्चन आएगा इसमें आ जाएगा तो ऐसे ही बना देना। तुम पहले तो निकलोगे ही ना पहचानने, 2 का दिया हुआ है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, जब देखे दोनों का बराबर आ गया तो कोई नहीं है लिमिटिंग रिएजेंट। तो अगर कोई यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट लिखे हो बनाने के क्रम में तो काट दो उसको, नहीं लिखना कुछ। इस केस में लिमिटिंग रिएजेंट कांट प्रेडिक्ट, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों का सेम आ गया डिवीजन, ठीक है। तो फिर वैल्यू किससे निकाले, ना निकाले नहीं, वो वैल्यू निकालने में वॉल्यूम कांट प्रेडिक्ट मत लिख देना, लिमिटिंग रिएजेंट कांट प्रेडिक्ट। वॉल्यूम निकाल सकते हैं, दोनों में से किसी से निकाल लो, जिससे मन है उससे निकाल लो, ठीक। अभी इतना क्वेश्चन तो करवे किए हैं, HCl से निकाले, इसमें Na2CO3 से ही निकाल लेते हैं। हालांकि तुम HCl से निकालोगे तभी भी आंसर सेम आएगा। तो चलो हम Na2CO3 से निकालते हैं, तो मोल ऑफ Na2CO3 बाई इसके पीछे में कुछ नहीं है मतलब 1 इक्वल टू मोल ऑफ CO2 अब बाई 1। अब मोल ऑफ Na2CO3 कितना दिया हुआ है 3, तो 3/1 लिखो ना लिखो बात बराबर, इक्वल टू मोल ऑफ CO2, CO2 का क्या पूछ रहा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 अब बाई
22.4। वॉल्यूम ऑफ CO2 को अकेले करो, 3 इंटू 22.4 मल्टीप्लाई करेंगे 67.2 लीटर। ये हो गया आंसर। फिर इससे रिलेटेड जो NCERT में क्वेश्चन है वो बना लेना है। 4, 23, 24, 36 ये चारों क्वेश्चन तुम्हारा स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन और लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएक्टेंट के कंसेप्ट से है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।